हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 12 दैट इज़ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शंस पढ़ ली है, कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा, कुछ एक कॉमन नॉमेनक्लेचर्स के बारे में पढ़ा। तो ये कुछ एक IUPAC नॉमेनक्लेचर है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आज हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेपरेशंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कार्बोनाइल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ कार्बोनाइल ग्रुप है, C+O। अगर हम इसकी बात करें, जो कार्बन है, कार्बन को आपका पता है कि आपके पास कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब जो ऑक्सीजन के पास है वो टोटल 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 2 बॉन्ड। ये इसके पास पहला सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा हमारे पास ये पाई बॉन्ड बनता है। अब जो ऑक्सीजन का नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो काफ़ी एक्टिव होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड को, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अपने पास ही रखेगा, बट जो साथ वाला कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन भी ये लेके जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इंडक्टिव इफेक्ट कॉज कर रहा है। सो C≡O, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अपना रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का लेकर आएगा। अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने अपने पास ही रखा और साथ वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये लेके आ गया। तो क्योंकि इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया, विड्रॉ किया, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन है, कार्बन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके पास एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये इन दोनों के बीच में रेजोनेंस है, ये स्ट्रक्चर A और ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर B। तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अट्रैक्ट करता है। सो इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। और वहीं पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, तो ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग। इन नेचर। तो ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है और साथ के साथ इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो इसमें मेन पॉइंट हम लिखेंगे, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज
well as electrophile. It acts as a nucleophile as well as electrophile, so it is highly versatile in nature. क्योंकि ये दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, so it is highly versatile in nature due to resonance. क्यों है ये हाईली वर्सेटाइल? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस. इन दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है. अगर हम बात करें इसकी पोलैरिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पोलर होगा. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है. सपोज दैट अगर हम इसको ईथर से कंपेयर करें, ईथर और कार्बोनाइल ग्रुप में कौन ज़्यादा पोलर होगा, तो हमारे पास ईथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ROR. तो जो आपके पास ये आर है, ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था. तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज है. अगर हम बात करें इस कार्बोनाइल ग्रुप की तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव तो यहाँ पर भी है. लेकिन जब ये रेजोनेंस करके ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में ये सेपरेट हो जाता है. तो जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप की पोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर. इट इज़ हाईली polar in nature due to negative charge in one end and the positive charge at another end. क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग अलग पोजीशन पर लगे हुए हैं, इसलिए ये हाईली पोलर होता है. सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. इसके बाद हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में. हम बात कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की. सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. From oxidation of alcohol. हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशंस करेंगे. ऑक्सीडेशन में हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल हमारे पास है CHOH. जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो हमारे पास रह जाता है C+O. ये हमारे पास होती है इसकी ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है RCH2OH. जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3 हमारे पास हो सकता है, जैसे PCC मीन्स पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट. PCC पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट. तो ये मिक्सचर होता है हमारे पास पिरिडीन प्लस CrO3
प्लस HCl, इसका हमारे पास मिक्सचर होता है PCC। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होता है, या टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। सो दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक KMnO4 या पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इसको यूज़ नहीं कर सकते। जब हम इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा RCHO। ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। फिर से अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसमें हम यूज़ करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि अगर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे ना रुककर सीधी कार्बोक्सिलिक एसिड पर चली जाएगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शंस एल्डिहाइड पे ना रुककर सीधी कार्बोक्सिलिक एसिड पे चली जाएगी, क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है, इसलिए हम इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की एक रिएक्शंस। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड एल्कोहल है, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, हम इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज PCC, पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो CH3CH, इस डबल बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, डबल बॉन्ड CHCHO। ऑक्सीडेशंस, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये हमारे पास आगे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशंस कराते हैं दैट इज RCH2CH CH3 CH2OH। अगर हम सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है कीटोन CrO3। तो रिएक्शंस में हमारे पास बन जाएगा RCH2C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास बन जाता है कीटोन। टर्शियरी की रिएक्शंस हम टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शंस हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं करवा सकते क्योंकि वो बीटा एलिमिनेशन में चला जाएगा और वो एल्केन बना के देगा हमें। और दूसरा हमारे पास, ये पहला था हमारे पास फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब जो दूसरा मेथड हमारे पास है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, अब डिहाइड्रोजिनेशंस का मतलब ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट ये चीज़ तो हम ऑक्सीडेशंस में भी पढ़ चुके हैं। बट इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हम जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में हमने किया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़, बट यहाँ पर हम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा हमें और हम कॉपर यानी कि फाइनली पाउडर फॉर्म में कॉपर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल RCH2CH2OH Cu पाउडर फॉर्म। 573 केल्विन टेम्परेचर जब हम इसका मेंटेन करके रखेंगे
तो यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। सो RCH2CHO ये हमारे पास एल्डिहाइड बना के देगा। सिमिलरली जब हम सेकेंडरी की करवाएंगे, OH, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो हमारे पास जो बनता है RCH2C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये हमारे पास बनता है कीटोन। ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, ये हमारे पास कीटोन बन गया। सिमिलरली हम टर्शरी की नहीं करवा सकते, ये हमारे पास है सेकेंडरी। हम टर्शरी की नहीं करवा सकते क्योंकि टर्शरी में बीटा एलिमिनेशन में रिएक्शन चली जाती है और वो हमारे पास एल्कीन बना के देती है। अगर हम टर्शरी की करते हैं, सपोज दैट RCH2CH3OH, अगर कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन टेम्परेचर हम करते हैं तो हमारे पास बनता है RCH2C डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। ये हमारे पास H2O बाहर निकल जाता है, तो ये बीटा एलिमिनेशन में रिएक्शन चली जाती है। तो इसलिए हम टर्शरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशंस नहीं करवा सकते। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसमें जो पहला मेथड आता है हमारे पास वो आता है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। हम ओजोनोलिसिस करेंगे हम एल्कीन्स की। सपोज दैट हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास हो गया प्रोपीन। प्रोपीन की हम रिएक्शंस कर रहे हैं O3 के साथ, हम इसकी ओजोनोलिसिस करवाएंगे। जब हम इसकी ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, CH3CH। अब एक ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बना देगा इसके साथ, और ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना देगा इस CH2 के साथ। अब ये एक ब्रिज के साथ जुड़ जाएगा। एक ऑक्सीजन यहां लग गया और 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग बचते हैं। एक ऑक्सीजन यहां पे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर इसकी फर्दर रिएक्शंस हम कराएंगे ZnH जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जब हम इसके रिएक्शंस करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा। अब देखिए कि हमारे पास क्या बच जाता है, ये CH3CH और ये बच गया आपके पास O। और सिमिलरली हमारे पास ये क्या बच गया आपके पास, CH2O। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH और एक H आपके पास ये हो गया और O, CHO। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को खोल के देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया है। जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं एल्कीन की तो हमारे पास फर्दर एल्डिहाइड बनता है। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन बचता है, ये ऑक्सीजन Zn के साथ ZNO बना के बाहर निकल जाएगा।
जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो क्या होगा, जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ O3। अब जब इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए हमने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी। तो अब ये जो सेकंड पोजीशन है ये हमारे पास सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये 2 मिथाइल बन गया, 2 मिथाइल प्रोपीन। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिमिलरली ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये ब्रिज के थ्रू ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा। सो CH3C, इसके साथ CH3 एज इट इज, ये ऑक्सीजन और यहाँ से CH2 और एक ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर, अगला ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये कनेक्ट होगा आपस में। फिर से जब हम इसको ZnH2O, इसके साथ जब हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो ये फिर से फर्दर कुछ इसी तरह से टूटेगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस ये अगेन हमारे पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास बन गया कीटोन, ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। तो जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो हमें एक कीटोन मिलता है और दूसरा हमें एल्डिहाइड मिलता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे इसी में फ्रॉम एल्काइंस। अभी हमने ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स की, अब हम एल्काइंस से करेंगे रिएक्शन। ये हम हाइड्रोकार्बन से, जो हाइड्रोकार्बन के अंदर पहले हमने ओजोनोलिसिस की, दूसरी हम करेंगे फ्रॉम एल्काइंस। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास हो गया प्रोपाइन। हम इसको, इसके रिएक्शंस वाटर के साथ करवाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ Hg डाई पॉजिटिव, एसिड के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शंस करवाएंगे। जब हम एसिड की प्रेजेंस में वाटर में ये रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3CHOH एंड डबल बॉन्ड CH2। फर्दर इसकी आइसोमराइजेशन होगी, क्योंकि ये रिएक्शन अभी स्टेबल नहीं है, ये जो कंपाउंड है ये अभी स्टेबल नहीं है। तो जो ये हाइड्रोजन है ये ट्राई करेगा इस CH3 के पास जाने के लिए, और ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास इथाइन हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब हम इसके रिएक्शंस करते हैं वाटर के साथ, यानी कि HOH, मैंने खोल के लिखा है HOH वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ Hg डाई पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास बन जाएगा, तो एक OH इधर लग जाएगा, एक H दूसरे साइड लग जाएगा। सो CH यहाँ पर लग गया OH,
ये OH यहाँ पे आ गया और जो दूसरा H है वो यहाँ पे आ गया, ये बन गया आपके पास CH2। फर्दर ये रिएक्शंस यहाँ पे नहीं रुकेंगी। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी फिर से अगेन आइसोमराइजेशन होगी, तो हमारे पास बनेगा ये CH डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर्स में हम कुछ एक नेमिंग रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड अभी कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, और हाँ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।